नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। मैं ललित गुरु। आज सहारा इंडिया के चाहे जमा करता हो चाहे सहारा इंडिया के एजेंट हो, सहारा इंडिया कंपनी द्वारा भुगतान न मिलने के कारण विगत वर्षों से परेशान है। अभी 26 फरवरी है जो 2024 को सहारा इंडिया द्वारा जो पूर्व में नॉन बैंक निजी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड में काम किया जाता था, उसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन वह सुनवाई नहीं हुई। उसकी अगली डेट है जो 24 सितंबर 2024 रखी गई है, जो आप वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सहारा इंडिया के एजेंट दोषी हैं। सभी लोग कहते हैं कि भाई सहारा इंडिया के एजेंटों ने रीइन्वेस्टमेंट कराया और गलत तरीके से रीइन्वेस्टमेंट कराया, धोखा दिया, तरह तरह की है जो बातें करते हैं। और अभी एक छत्तीसगढ़ से समाचार प्रकाशित हुआ कि ओम प्रकाश शर्मा जी हैं जो सहारा इंडिया के फ्रेंचाइजी गार्जियन रहे और उनकी संपत्तियों को 19 अचल संपत्तियों को नीलाम करने का आदेश वहाँ के जो कलेक्टर महोदय उनने दिया। तो मैं आज इसी उपलक्ष्य में बताना चाहता हूँ कि आप ही बताएं कलेक्टर महोदय कि आप ही लोग तो शिविर लगाकर, जो मेला लगते हैं रोजगार मेला लगाकर, आप ही लोग इसी कंपनी का प्रचार प्रसार करते थे। बेरोजगारों को आप ही लोगों ने जोड़ा। दमोह कलेक्टर द्वारा है जो यहाँ रोजगार मेला लगाया गया, जिसमें तमाम प्रकार की कंपनियाँ आई, सहारा इंडिया भी जाती थी कि हमारे यहाँ है जो एजेंट है जो भर्ती कराओ, हम रोजगार देंगे। तो आज प्रश्न उठता है कि फिर एजेंट कैसे दोषी हो गया? तब आपने जांच पड़ताल क्यों नहीं की कि सहारा इंडिया द्वारा है जो लाइसेंस लिए गए हैं उसमें है जो आगे भविष्य में किसी भी जमाकर्ता को परेशानी नहीं होगी। और आज आप ही रोजगार लगाते हैं और आप ही रोजगार की उस कंपनी में लगवाते हैं और आज आप उसी फ्रेंचाइजी गार्जियन की संपत्ति नीलाम करने का आदेश जारी करते हैं। हालांकि ये सभी को पता है कि आज तक सहारा इंडिया के किसी भी मैनेजर की ना संपत्ति कुर्की हुई है और ना ही हो सकती है, क्योंकि आगे चल के माननीय हाईकोर्ट में जाएगा और सागर की तरह है जो ओम प्रकाश शर्मा जी स्टे ऑर्डर भी ले आएंगे, ये बात भी सत्य है। लेकिन प्रश्न उठता है कि जब ये कलेक्टर महोदय रोजगार मेला में विभिन्न प्रकार की कंपनियों को बुलाते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन चेक करना और किसकी जवाबदेही है? स्वाभाविक है जो शिविर आयोजन करा रहा है उसकी जवाबदेही है। उसके उपरांत सहारा इंडिया द्वारा जितने भी लाइसेंस दिए गए, मैंने स्वयं अभी जो वर्तमान में भुगतान बाकी है, चाहे सहारा समूह की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे सहारा इंडिया रियल एस्टेट हो, हाउसिंग हो, क्यूसाब हो, कमर्शियल हो, आदि तमाम प्रकार के जो भी सहारा इंडिया के डिवीजन है, इनको भारत सरकार द्वारा है जो लाइसेंस जारी किया गया। तो ये भारत सरकार की जवाबदेही है कि इनका संपूर्ण भुगतान सुनिश्चित कराएं। लेकिन कैसे होगा? हर दिन कहीं ना कहीं FIR या तरह तरह की है जो कानूनी वैधानिक कार्रवाई हो रही है। तो प्रश्न उठता है कि आखिर सरकार है जो इस विषय में कोई स्पष्ट निर्देश या वैधानिक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्यों प्रॉपर्टी विक्रय करके सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित कराती? यह तो एक बात उठती है। लेकिन जब देखो आए दिन जमाकर्ता चाहे एजेंट हो, एक दूसरे में झड़प होना स्वाभाविक है, एक दूसरे पर दोषारोपण करना स्वाभाविक है। और सभी को पता है कि वर्तमान में जितनी भी चाहे बैंकिंग क्षेत्र हो, चाहे सरकारी कंपनियां हो, चाहे प्राइवेट कंपनियां हो, ये सभी जितने भी सेक्टर हैं इनके सबके एजेंट हैं और विगत वर्षों से अपना जीवन यापन करने हेतु इसमें रोजगार करते हैं। तो क्या कल के दिन यह सरकारी सेक्टर यदि बंद हो जाए तो क्या एजेंट जवाबदेही होगा? यह भी एक प्रश्न उठता है। सहारा रिफंड पोर्टल पर जो जानकारी दी जा रही है वह कहाँ तक सत्य है, यह भी आप देख लें। माननीय सहकारिता मंत्री कहते हैं 1.5 करोड़ व्यक्तियों ने इस पर दावा कर दिया। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। लेकिन मैंने आज 28 फरवरी 2024 को एक है जो जमाकर्ता ने इस पर दावा किया और उसकी जो मैंने दावा संख्या देखी वह यह थी। तो वह दावा संख्या है जो यह बताई गई कि इसकी है जो 1,21,66,773 व्यक्तियों ने आज 28 फरवरी 2024 रात्रि लगभग 10 बजे के आसपास है जो दावा किया और यह उसको संख्या प्राप्त हुई
इस पर स्पष्ट है कि अभी तक है जो 1,21,66,773 व्यक्तियों द्वारा दावा किया गया है। और माननीय सहकारिता मंत्री जी बोलते हैं कि 241 करोड़ रुपए छोटे छोटे जो 2.5 लाख निवेशक हैं उनकी वापस कर दिए गए हैं। तो यह प्रश्न उठता है कि जो छोटे निवेशक वह किसके लिए रिफंड किया, यह भी एक सोचनीय बात उठना स्वाभाविक है। अब प्रश्न उठता है कि इसमें खर्च कितना आया। 2.5 लाख व्यक्तियों को 241 करोड़ रुपए वितरण किए और इसमें खर्च है जो बताया जाता है कि 245 करोड़ रुपए खर्च आया। अब इस तरह यदि यह पोर्टल चला, मुश्किल है कि 1,000 करोड़ भी वितरण हो पाए, यह स्वाभाविक है। अब CRCS और सहारा रिफंड पोर्टल की टीम का हाल देख लें। मैं भी वह भी आपको बताना चाहता हूं कि कितना फ्रॉड हो रहा है। अभी मैंने बहुत से जमाकर्ता हैं ऐसे हैं जिनके मैंने डॉक्यूमेंट्स चेक किए और उसमें मामूली डिफिशियंसी है। मामूली से मतलब ये है कि वह व्यक्ति सरकार की पूरी फैसिलिटी जो गरीबी रेखा या मध्यम वर्ग की जो भी सुविधाएं हैं उनको है जो उसी खाते में आ रही हैं, और उसी खाते से जब उन्होंने सहारा रिफंड पोर्टल पर है जो दावा किया, वह खाता नंबर दिया, उसी आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन किया, तो उसी को नाम मिसमैच बता दिया। नाम मिसमैच का कारण मैं भी बताऊं, छोटी छोटी सी मिस्टेक, जो कि हिंदी में नाम सही है लेकिन अंग्रेजी में नाम है जो मिसमैच बता रहे हैं। क्योंकि सभी को पता है कि जैसे मेरा नाम ललित है तो LALIT और LEET भी ललित होता है, उच्चारण दोनों का सेम है। इस प्रकार की डिफिशियंसी निकाल दी गई है और रिसबमिशन पोर्टल को भी मजाक बना के रखा है। इसमें कैप्चर कोड बना दिए ताकि कम से कम पैसा है जो निवेशकों को मिल पाए। मतलब 1,000-2,000 रुपये जिसके कस्टमर के हैं वह तो भूल ही जाएं, गरीबों को मिल ही नहीं सकता। अभी एक महिला आई, वह अंगूठा लगाती है, उसके पास मोबाइल नहीं था, उसने बच्ची का मोबाइल नंबर दिया। अब उसने सहारा रिफंड पोर्टल पर एक बार दावा किया। अब उसका जो बच्ची थी वो ससुराल चली गई, अभी तक वह रिसबमिशन नहीं कर पाई। पहले बोला मास्टर नहीं है, शेयर नहीं है। जब शेयर अपलोड हुए तो बता रहे नाम मिसमैच है। अब नाम मिसमैच में उसके जब वो शपथ पत्र लगाएगी या तरह तरह की उसमें जो त्रुटियां उनका संशोधन होगा तब कभी उनको भुगतान प्राप्त होगा। कहने का मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति तो दूर की बात है, जो गरीब और अनपढ़ हैं उनको भुगतान कैसे मिलेगा, यह तो एक सोचनीय बात है। अब मैं इसकी पूरी चाल को समझ चुका हूँ कि यह जानबूझकर इन्होंने डिजिटल का नाम लेकर इस प्रकार की गतिविधियाँ हैं जो न्यायालय ने आदेश दिया और उसको है जो किस तरह है जो कहना चाहिए है जो गुमराह कर है जो यह भुगतान किया जा रहा है। और इससे स्वाभाविक है कि सभी लोग हैं जो भुगतान नहीं ले सकते, मात्र कुछ ही एक्टिव व्यक्ति इस पर है जो आवेदन करके भुगतान ले सकते हैं। लेकिन करें तो आखिर क्या करें। सहारा रिफंड पोर्टल के बाद सहारा रिसबमिशन पोर्टल आ गया है और इसमें भी इतना ज़्यादा ये कठिन बनाया गया है कि जिसमें अंगूठा छाप व्यक्ति यदि खाता धारक हैं तो उनके लिए पैसा लेना तो इम्पॉसिबल है। इतनी ज़्यादा इसमें है जो प्रक्रिया जटिल कर दी गई है। इसमें कैप्चर कोड बना दिए गए, तरह तरह की है छोटी छोटी त्रुटियाँ। हिंदी में नाम और इंग्लिश में सभी को पता है कि इंग्लिश में एक ही नाम को लिखने में स्पेलिंग अलग अलग होती है, लेकिन इसमें उसमें भी ये नाम मिसमैच बता रहे हैं। इस प्रकार की तमाम प्रकार की है जो उसमें है जो त्रुटियाँ बताकर है जो उन दावे है जो स्वीकार नहीं किए जा रहे। अब प्रश्न उठता है कि आखिर क्या पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इसके उपरांत भी एक बात और बताना चाहता हूं कि अभी भी ऐसे बहुत से जमाकर्ता हैं जिनके दावे आधे अधूरे फंसे हुए हैं। मैंने स्वयं जाके दिल्ली भी लिस्ट जमा की थी और बताया था कि ये दावे आधे अधूरे फंसे हैं। तो ये दावे जैसे तैसे उसका समस्या का निराकरण हुआ, लेकिन अब पावती संख्या है जो उनकी उत्पन्न नहीं हो रही है। तो ये सब प्रश्न चिन्ह है। तो मुझे तो ये लगता है कि सरकार स्वयं ही नहीं चाहती कि सहारा इंडिया के निवेशकों का भुगतान हो। तो क्या अब चाहे जमाकर्ता हो और चाहे एजेंट हो, क्या उनको एक ही रास्ता बचता है कि या तो प्रदर्शन करें
या है फिर आत्महत्याएं करें, क्योंकि इस तरह है जो इस सहारा रिफंड पोर्टल को मचा दिया गया है और कोई बात सुनने वाला नहीं है। अभी चुनाव है तो चुनाव में स्वाभाविक है कुछ घोषणाएं होंगी और इस मैटर को दबा दिया जाएगा। तो यही चलता आया है। और आज जो मैनेजर की संपत्ति की कुर्की की बात करते हैं, यह संपत्ति कोई भी व्यक्ति हो रोजगार करता है और यदि उसने गलत किया तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैंने जब उनको देखा कि ये फर्जी स्कीम चलाई फलाना ढकाना, तो सहारा इंडिया द्वारा जो संचालित स्कीम योजनाएं हैं तो स्वाभाविक है वही चलाई जाती है, कोई मन से स्कीम नहीं बताएगा। लेकिन इसको है जो इस तरह है जो प्रचार प्रसार कर उस मैनेजर के लिए आदेश दिया गया है। हालांकि देखते हैं आगे क्या होता है। को कहने का मतलब ये है कि चाहे जमाकर्ता हो और चाहे एजेंट हो, क्योंकि 70% एजेंट और जमाकर्ता एक ही हैं, 30% ऐसे हैं कि जो वास्तव में है जो सहारा इंडिया से काम करते थे और रोजगार पाते थे। उसमें से भी 20% ऐसे एजेंट हैं जिन्हें अच्छी तरह से हिंदी भी लिखना नहीं आता, जिनकी एजुकेशन भी 8वीं से भी कम है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ वैधानिक सलाहकार उल्टी सीधी कुछ भी सलाह अनावश्यक देकर डालते हैं, लेकिन वह यथार्थ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अब देखते हैं आगे क्या होता है और क्या करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में ऐसा लगता है चाहे न्याय व्यवस्था हो और चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, वह सब नेताओं के हाथ में है। वह जो कुछ करना चाहें वह कर सकते हैं और